हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। आज मैं आपके साथ हूं अपने बायोडाइवर्सिटी के दूसरे वीडियो के साथ। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करी थी। हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स की बात करी थी, स्पेशल स्केल पे डाइवर्सिटी को कैसे पढ़ते हैं उसकी बात करी थी, स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका वो भी हम लोगों ने किया था। और स्पीशीज डाइवर्सिटी मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन CSIR-NET लाइफ साइंसेस में आ चुका है। तो आज हम लोग पहले उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी कॉन्सेप्ट अभी इसमें रह गई थी उनको भी आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चंस की। मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था वो ये था, जिसमें हम लोगों को एक टेबल में 2 कम्युनिटीज़ में 4 स्पीशीज़ ABCD के नंबर्स दिए गए थे कि हर कम्युनिटी के हर स्पीशीज़ के कितने कितने नंबर्स हैं। आपसे पूछा गया था इन दोनों कम्युनिटी में किस कम्युनिटी में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फार्मूला यूज़ करना था वो यूज़ करना था सिम्पसन्स इंडेक्स का, सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। आई होप आपको याद होगा सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी के हिसाब से हम लोगों ने फार्मूला जो निकाला दैट वाज 1 माइनस समेशन PI²। ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। सपोज ये हम लोगों ने क्या करा, जो टेबल आपको दी गई उसको हम लोगों ने इस तरह से मॉडिफाई कर लिया। जैसे कम्युनिटी C1 है, उसके हम लोगों ने एक कॉलम में सभी नंबर्स लिख लिए। तो 4 स्पीशीज़ थी, ईच हैविंग 25 इंडिविजुअल्स, उनको हमने लिख लिया और उसको ऐड कर लिया, नीचे समेशन कर लिया, तो इट कम्स आउट टू बी 100। टोटल 100 इंडिविजुअल्स थे। दूसरे कॉलम में हम लोगों ने PI की वैल्यू निकाल ली। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ PI। PI वाज स्मॉल ni अपॉन कैपिटल N। स्मॉल ni क्या था, दैट वाज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ith स्पीशीज, यानी किसी स्पीशीज के नंबर्स कितने हैं, एंड कैपिटल N वाज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैम्पल। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करें तो देखिए PI की वैल्यू क्या हुई। अगर हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये होगा 25 अपॉन 100, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर स्पीशीज़ भी लिख दें A B C D, तो A के 25 इंडिविजुअल से आउट ऑफ 100 प्रोपोर्शन 25 अपॉन 100 मतलब 0.25 हो गया। इसी तरह हम लोगों ने चारों ABCD चारों के लिए PI की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगले कॉलम में हम लोगों ने PI² की वैल्यू निकाली, जो ये निकल के आई, उसको ऐड कर लिया, तो ये हमारी वैल्यू होगी समेशन PI²। ठीक है, समेशन PI² निकाली हम लोगों ने। आपको फार्मूला पता, अभी मैंने बताया था सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी का फार्मूला से 1 माइनस समेशन PI²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से जो भी समेशन PI² की वैल्यू उसको डिडक्ट कर देंगे। तो उसको डिडक्ट करने पे हमारी वैल्यू जो निकल के आती दैट कम्स आउट टू बी 0.75। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, कम्युनिटी 2 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कम्युनिटी 2 के लिए अगर आप देखें A B C D के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या, A के 80 थे, B के 5, C के 5, D के 10। अगर आप इसको ऐड करो अगेन इट कम्स आउट टू बी 100। हम लोग नेक्स्ट कॉलम में PI की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PI की वैल्यू अगेन 80 अपॉन 100, 5 अपॉन 100, वो कैलकुलेट करने पर आपका 0.8, 0.05, 0.05, 0.1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में हम लोगों ने PI² की वैल्यू निकाल ली, PI² की वैल्यूज निकाली, उसको ऐड कर लिया, दैट कम्स आउट टू बी समेशन PI², जो हमारे केस में निकल गए 0.665। ठीक है, अब अगेन हम लोगों ने कम्युनिटी C2 के लिए अगर सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी निकालनी तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस समेशन PI² करके, यानी 1 से वैल्यू डिडक्ट कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.335। अब अगर आप इन दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो आप देखते हैं 0.75 इज़ मोर। ओके, मैंने आपको बताया था कि सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी में जो वैल्यू ज़्यादा आएगी जिस कम्युनिटी की, वो ज़्यादा डाइवर्स होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस केस में कम्युनिटी 1 जो है वो ज़्यादा डाइवर्स है। इन केस अगर आपको वैल्यूज़ दी गई होंगी ऑप्शंस में, आप वैल्यूज़ से निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ टैली कर सकते हैं। तो बहुत ईजी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इट नीड्स प्रैक्टिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखेंगे तो इन क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, एक बार क्वेश्चन CSIR में पूछा जा चुका है, बट उस क्वेश्चन में उन लोगों ने सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी ना पूछ के सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू यानी D की वैल्यू पूछी थी। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बोला था CSIR में एक्चुअली पूछा जा चुका है, और इस वाले क्वेश्चन में आपने नोटिस किया था, अगेन इसमें चूंकि वैल्यूज सेम है मैंने बस मॉडिफाई कर दिया था लास्ट क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने आपको हेल्प करने के लिए नेचुरल लॉग की वैल्यू दे दी है। आपको पता है कि जो शैनन विनर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस समेशन PI नेचुरल लॉग PI, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए CSIR ने आपकी मदद करने के लिए
नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ आपको दे दी, उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ दी नेचुरल लॉग की, 0.05 के लिए, 0.10 के लिए, 0.25 के लिए, 0.80 के लिए, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं उनकी, ये वैल्यूज़ आपको दे दी है। और आपसे पूछा है ऑन द विद द हेल्प ऑफ शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें से कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा डाइवर्स है। बहुत ईजी क्वेश्चन है अगेन। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक टेबल क्रिएट करेंगे, C1 की वैल्यूज़ रख ली, PI की वैल्यू रख ली, नेचुरल लॉग PI। देखिए इस केस में PI उसी तरह से लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया तो PI की वैल्यू 0.25 आ रही, चारों वैल्यूज कम्युनिटी C1 में ABCD चारों के 25 इंडिविजुअल्स ईच थे तो 0.25 आई, और आपको 0.25 नेचुरल लॉग की वैल्यू दी गई है विच इज़ -1.4। तो आपने क्या करा, वो वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, एक कॉलम हम लोगों ने और बना लिया है PI नेचुरल लॉग PI का, PI इंटू नेचुरल लॉग PI का। तो हम लोगों ने क्या करा, इसकी वैल्यू इनको दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने रख ली। इसको ऐड किया तो दिस विल गिव यू समेशन PI नेचुरल लॉग PI। ठीक है, और शैनन वीनर का फार्मूला माइनस समेशन PI, तो चूंकि यहाँ वैल्यू ऑलरेडी माइनस में आ रही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे केस में कम्युनिटी C1 की जो इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, शैनन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी की वैल्यू निकल के वो आई 1.4। ठीक है, इसी तरह हम लोग कम्युनिटी C2 के लिए कर लेते हैं। C2 की वैल्यूज़ अगेन ABCD की वैल्यूज़ आपको संख्या दी गई है, तो आपने क्या करा, PI कैलकुलेट कर लिया। अगेन इन PI वैल्यूज़ के लिए नेचुरल लॉग की वैल्यू आपको देगा 0.8, नेचुरल लॉग 0.8 की वैल्यू क्या है आपकी 0.02 -0.02, तो वो आपने वैल्यू पुट कर ली। 0.05 की वैल्यू क्या है, -3.0, तो वो वैल्यूज पुट कर ली। और 0.10 की वैल्यू क्या है, -2.3, वो वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट कॉलम में आपने मल्टीप्लाई कर लिया, PI इंटू नेचुरल लॉग PI, ये वैल्यूज आई, समेशन कर लिया तो इट कम्स डाउन -0.69। तो आप इन ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है। देखिए आपके वैल्यू आई है 1.4 और 0.69, तो फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यूज़ हैं, तो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन इजी है आपके लिए, आप एग्जाम में इजीली इसको सॉल्व भी करेंगे, और CSIR आपकी मदद के लिए इस तरह से क्वेश्चंस देती है, बस आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। देखिए नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ देगा, नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं देते तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाते, तो दे डू हेल्प यू। तो आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया, समझ में आया वो कैसे मैंने किया, आप इसको दोबारा एक बार वॉच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे को एक्सप्लेन करना था दैट वाज रैंक अबंडेंस डायग्राम्स, है ना। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि हम लोग इसको एक एज ए सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए रैंक अबंडेंस डायग्राम नाम से पता चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने स्पीशीज़ की रैंक ले लिया किसी कम्युनिटी में, सबसे ज़्यादा कौन सी पे है, उससे कम कौन सी, उससे कम कौन सी, उनकी रैंक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक। और वाई एक्सेस पे हम लोगों ने अबंडेंस ले लिया, फर्स्ट स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स हैं, सेकंड के कितने हैं, इस तरह करके। तो अगर हम इस वैल्यू को ड्रॉ करके डायग्राम बनाएंगे तो उन डायग्राम्स को हम लोग बोलते हैं रैंक अबंडेंस डायग्राम। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आप इस सिंपलिस्टिक डायग्राम को देखें तो अगर किसी कम्युनिटी में सभी स्पीशीज़ के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सेम है, यानी अबंडेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या, इवननेस बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में आपको एक इस तरह की लाइन देखने को मिलेगी विच विल डिपिक्ट मैक्सिमम इवननेस, क्योंकि हर स्पीशीज़ की, हर रैंक के इंडिविजुअल्स की अबंडेंस सेम है, विल गेट दिस काइंड ऑफ लाइन। ठीक है, अगर दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है कि किसी एक स्पीशीज़ के ही सब इंडिविजुअल्स पाए जाएं, तो उस केस में मिनिमम इवननेस मिलेगी, लाइक इफ़ देयर इज़ ओनली वन स्पीशीज़। अगर दो स्पीशीज़ तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। बात समझ में, इस तरह से आपके जनरलिस्टिक डायग्राम्स हो सकते हैं। जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ की स्टडी करते हैं तो हम लोगों को मेनली 4 तरह के ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला है जियोमेट्रिक सीरीज, अदर वन इज द लॉगरिथमिक सीरीज, थर्ड इज नोन एज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रेस्टन, एंड फोर्थ इज नोन एज मैकार्थस ब्रोकन-स्टिक मॉडल। ये 4 आपको रैंक अबंडेंस डायग्राम्स के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखने को मिलते हैं। इस पर CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम इन डायग्राम्स को देखें, देखिए ये डायग्राम्स आपके हैं, अगर इन डायग्राम्स में आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रोकन स्टिक मॉडल जो है इसमें सबसे ज़्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ का। देखिए अभी मैंने आपको इस डायग्राम में बोला था जिसमें इवन होगा उसमें इस तरह की लाइन देखने को मिलेगी, है ना। तो आप देखिए ब्रोकन स्टिक मॉडल कुछ उसी तरीके का पैटर्न शो कर रहा है। तो सबसे इवन डिस्ट्रीब्यूशन किस में आपको देखने को मिल रहा है, ब्रोकन स्टिक मॉडल में, उससे कम लॉग नॉर्मल में, उससे कम लॉग सीरीज़ में, और सबसे कम इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में।
अगर इसका दूसरा पहलू देखें, जो मैंने आपको सिम्पसन इंडेक्स पढ़ाते समय भी एक्सप्लेन किया था, डोमिनेंस जो है रिवर्स हो गया, इन्वर्स हो गया आपका डाइवर्सिटी का। तो अगर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा तो डोमिनेंस कम होगा। तो इसका अगर आप दूसरा पहलू देखिए, तो अगर हम लोग बोले डोमिनेंस सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में आपको देखने को मिले, तो आप बोलेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ में डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है, उससे कम लॉग सीरीज़ में, उससे कम लॉग नॉर्मल में, और सबसे कम ब्रोकन स्ट्रिंग मॉडल। तो ये 2 पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इवननेस कहाँ से इंक्रीज करिए, ज्योमेट्रिक में सबसे कम, फिर लॉग सीरीज़ में, फिर लॉग नॉर्मल। सबसे ज़्यादा इवननेस किस में पाई जा रही, ब्रोकन स्टिक मॉडल में। और डोमिनेंस कैसे डिक्रीज कर रही है, ज्योमेट्रिक में डोमिनेंस सबसे ज़्यादा, उससे कम लॉग सीरीज़ में, उससे कम लॉग नॉर्मल में, सबसे कम ब्रोकन स्टिक मॉडल। तो दोनों पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि ये ऑब्जर्वेशंस हमको, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किन सिचुएशंस में, आप कैसे इनको बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोगे, कब आपको इस टाइप के पैटर्न देखने को मिलेंगे। देखिए, ब्रोकन स्टिक मॉडल की अगर मैं बात करूं, ब्रोकन स्टिक मॉडल को मैकार्थन ने इस तरह से आप समझने की कोशिश करी है कि जो कम्युनिटी में रिसोर्सेज हैं उनको हम एक स्टिक की तरह मान लें। ठीक है, एक स्टिक की तरह मान लें, और सपोज जितनी भी उस कम्युनिटी में स्पीशीज़ हैं उनके बीच में अगर उस रिसोर्सेज उस स्टिक को हम एक साथ डिवाइड कर दें। बात समझ में, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी ब्रेक दोज स्टिक्स अकॉर्डिंग टू द अबंडेंस ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। तो दिस इज व्हाट ब्रोकन स्टिक मॉडल इज, क्या सबका रिसोर्स उसमें डिवाइड हो गया। ओके, अगर इसको हम लॉग नॉर्मल में देखने की कोशिश करें, अब देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्रोकन स्टिक मॉडल में जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का हुआ स्पीशीज़ के बीच में, वो इंस्टेंटेनियस एक साथ आपने सबको डिवाइड करके दे दिया एज पर देयर अबंडेंस, है ना, जितना वो रिसोर्स यूटिलाइज किया आपने एक साथ उनको डिवाइड कर दिया। लॉग नॉर्मल में भी उसी तरीके से होगा, बट यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। पहले कुछ स्पीशीज़ आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर उसको दे दिया, फिर चौथी आई, तो इसमें सीक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस स्टिक के रिसोर्सेज का, जो आपने एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया। अगर हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात करें, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को आप कैसे, ये ऑब्जर्वेशन कब देखने को मिलेगा। देखिए, मान लीजिए कोई एक नई कम्युनिटी ओपन अप होती है, तो जो सबसे पहले वो स्पीशीज़ वहाँ पहुँचेगी वो क्या करेगी, मैक्सिमम रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लेगी। ठीक है, अब जो बचे रिसोर्सेज, नेक्स्ट स्पीशीज़ आई उसमें जो बचे हुए रिसोर्स उसके मैक्सिमम को अपने कब्जे में ले लेगी, उसके बाद अगली आई वो बचे हुए रिसोर्स को अपने कब्जे में ले लेगी। तो आप समझ सकते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबसे पहली वाली सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ले लिया। तो इस टाइप के पैटर्न आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसी जगह पे क्यों वही स्पीशीज़ बहुत स्पेशलाइज सर्विसेज स्पीशीज़ ही ऐसे इकोसिस्टम, ऐसे कम्युनिटीज़ में सर्वाइव कर सकती है। तो वो चूँकि सर्वाइव कर पाएंगे तो मैक्सिमम रिसोर्स वो अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ऐसे केस में आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम लोग लॉग सीरीज़ की बात करें, लॉग सीरीज़ अगेन एक मॉडिफिकेशन है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। लॉग सीरीज़ में भी क्या हो रहा है, देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ में मैंने क्या बोला कि एक आई सीक्वेंशियली आई, एक आई फिर दूसरी आई तीसरी आई। लॉग सीरीज़ में क्या होगा, सीक्वेंशियल नहीं, रैंडम है कि कभी एक स्पीशीज आई फिर कुछ समय तक कोई नहीं आ रहा, फिर एक कोई आ गई, 2-3 आ गई। तो तब आपको लॉग सीरीज़ का जो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलेगा। अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को देखें तो आप देख रहे हैं कि ब्रोकन स्टिक सबसे इवन डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है और ज्योमेट्रिक लीस्ट इवन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। अगर आप इन जनरल नेचर में देखें तो लॉग नॉर्मल इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न विच यू गेट टू ऑब्जर्व इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैटर्न है रैंक अबंडेंस के जो आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे एक्सप्लेन करना है दैट इज़ हाउ कैन यू रिलेट स्पीशीज रिचनेस विद द कम्युनिटी सर्विसेज। ये कम्युनिटी सर्विसेज को आप कैसे रिलेट करोगे स्पीशीज रिचनेस के साथ। तो देखिए यहाँ पे कई हाइपोथेसिस, देयर आर 5 हाइपोथेसिस विच हैज़ बीन proposed to explain what is the relationship between species richness and community services or community ecosystem functionings. Like first hypothesis which is known as diversity stability hypothesis. नाम से पता चल रहा, diversity stability hypothesis क्या करती है, an ecosystem which is more stable will be more an ecosystem which is more diverse will be more stable. So it says there is a positive relationship between स्टेबिलिटी एंड रिचनेस। तो जैसे से रिचनेस इंक्रीज करेगी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। दिस इज व्हाट दिस हाइपोथेसिस सेज। दिस हाइपोथेसिस वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी वाज चार्ल्स एल्टन।
अभी मैं और इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा। अब अगर हम लोग क्या करें, इफ़ वी यूज स्टेबिलिटी एज अ सरोगेट फॉर कम्युनिटी सर्विसेज, सो यू कैन से देयर इज अ direct relationship between species richness and community functions, community services, and that is why you get this kind of slanted line. Okay, the other hypothesis is known as rivet hypothesis, which was given by Paul and N. Ehrlich. इस हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप एरोप्लेन्स में रिवेट्स लगे हुए हैं, तो उनने बोला कि स्पीशीज़ आर लाइक दैट, जैसे किसी एरोप्लेन में रिवेट्स लगे वैसे ही किसी कम्युनिटी में स्पीशीज़ होती हैं। जैसे कि अब जैसे एरोप्लेन है ना, वो फ्लाई करता है, आपने कुछ उससे रिवेट्स हटा दिए, वो अभी भी फ्लाई करता रहेगा, थोड़े और हटा दिए तब भी हो सकता है फ्लाई कर दे, लेकिन उसके बाद अगर आपने और रिवेट्स हटाए तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, वो फ्लाइंग कंडीशंस के लायक नहीं बचेगा। उसी तरह आप समझिए स्पीशीज़ का रोल किसी कम्युनिटी में होता है कि इफ़ यू रिमूव फ्यू स्पीशीज़ दे विल नॉट हैव मच ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, थोड़ा और हटा दिया, थोड़ा और हटा दिया, तब वो इम्पैक्ट अपना शो करने लगेगा। कुछ स्पीशीज़ ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, उनके हटने पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीशीज़ डिक्रीज करने पे इकोसिस्टम फंक्शनिंग जो है वो स्टेप वाइज मैनर में इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो इस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवेट हाइपोथेसिस। ठीक है, थर्ड जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी हाइपोथेसिस। रिडंडेंसी मतलब यूजलेस, जिनका कोई खास काम नहीं है, यानी देयर आर अदर्स टू टेक देयर फंक्शंस। तो इस हाइपोथेसिस के साथ इन एवरी इकोसिस्टम मैनी स्पीशीज आर रिडंडेंट, लाइक देयर इज one species which is performing some function, so there is another species which can carry out the same function. So if you remove first species, the other species will continue to complete that function, so it will not have much of impact on the functioning of the community or the ecosystem. So as per this hypothesis, species are redundant, they can be taken care, they can be removed without having too much of impact on ecosystem functioning or community services, until देयर कम्स अ पॉइंट जिसके बियॉन्ड अगर आपने कोई स्पीशीज़ हटाई तो इकोसिस्टम या वो कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एंड दैट इज़ वाई यू गेट दिस काइंड ऑफ डायग्राम। शुरू में आप देखिए स्पीशीज जितने कम करते जा रहे हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कम्युनिटी सर्विसेज पे, है ना। आपने इसको हटाया, फिर इसको हटाया, इसको, लेकिन इसके बाद अगर आपने स्पीशीज़ को हटाया तो कम्युनिटी सर्विसेज ड्रास्टिकली इम्पैक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीस्टोन स्पीशीज़ की। आई होप एवरीबडी नोज द डेफिनेशन ऑफ कीस्टोन, है ना। खूब से CSIR नेट में, UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज इज वन विच हैज़ डिस्प्रपोर्शनेटली लार्जर इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम फंक्शनिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नंबर्स। यानी कोई ऐसी स्पीशीज जिसका उसके नंबर के प्रपोर्शन में इकोसिस्टम फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो आप समझ सकते हैं दैट्स अ वेरी क्रिटिकल स्पीशीज़। और अगर आप ऐसी स्पीशीज़ को इकोसिस्टम से हटाओगे तो वो इकोसिस्टम या वो कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आप देखिए इस डायग्राम, जैसे ये दिस वाज ए कीस्टोन स्पीशीज, आपने इसको रिमूव किया, जस्ट लुक एट द इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी सर्विसेज, सडन डिक्लाइन था यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कीस्टोन हाइपोथेसिस। एंड द लास्ट हाइपोथेसिस विच इज नोन एज इडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस। इडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस कहती है कि वी एक्चुअली डू नॉट नो कि स्पीशीज़ के बढ़ने, इंक्रीज या डिक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट होगा और किस डायरेक्शन में होगा। वी हैव नो आइडिया, दिस इज़ व्हाट दिस इडियोसिंक्रेटिक। इसके हिसाब से कुछ स्पीशीज़ के हटने से कम्युनिटी सर्विसेज इंक्रीज कर सकती है, कि उसके हटने से कम्युनिटी सर्विसेज डिक्रीज कर सकती है। तो वी हैव नॉट मच ऑफ आइडिया विच स्पीशीज़ विल हैव विच काइंड ऑफ इम्पैक्ट। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन दीज वीडियोज़, इन एनी ऑफ माई वीडियोज़, आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच इज़ गिवन इन माई theory books. So if you want to read more about these topics, you can follow my books. As I said, the third edition of my volume 1 of Fundamental of Life Sciences will be in market very soon. And all these concepts are given in that book. बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आप उसमें ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। और मैंने बोला इन सब पे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने जानबूझ के टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स लिए जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं दोनों ही एग्जाम्स में, CSIR नेट लाइफ साइंसेज में और UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ हाउ डाइवर्सिटी इज़ रिलेटेड विद स्टेबिलिटी। अभी मैंने आपको चार्ल्स एल्टन का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने प्रपोज किया था कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड स्पीशीज रिचनेस। तो जैसे जैसे रिचनेस बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे रिचनेस डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी।
अगर हम लोग किसी कम्युनिटी या इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग बेसिकली दो टर्म्स में स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। पहले जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और दूसरा जिसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना, डिस्टर्बेंस को रेजिस्ट करना, ठीक है। और रेजिलियंस का मतलब क्या हुआ कि जब कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब तो हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस नॉर्मल अर्लियर कंडीशन पे वापस आ गया। तो ऐसी कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इकोसिस्टम क्या बोलेंगे, रेजिलियंट बोलेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होता है, जो पाइनियर स्पीशीज़ होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइनियर स्पीशीज़ रेजिलियंट ज़्यादा होती हैं कि रेजिस्टेंट ज़्यादा होती हैं, पाइनियर स्पीशीज़, तो आपको जानते हो कि पाइनियर स्पीशीज़ आर नॉर्मली स्मॉल ग्रासेस, छोटे से प्लांट्स होते हैं, एंड दीज प्लांट कैन नॉट हैव मच ऑफ रेजिस्टेंस, यू कैन ईजिली अपरूट देम, है ना, आप आराम से उनको उखाड़ के फेंक सकते हो, बट दे आर वेरी रेजिलियंट। आप उखाड़ के फेंको, दूसरी जगह जहाँ फेंको वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, so they are very resilient. So a pioneer species has got high resilience but low resistance. And if we compare it with a climax community, the things are different. Like in the climax community, which is basically bigger trees, you cannot uproot them easily, so they've got very high resistance. But once you uproot them, they won't grow easily, so they got low resilience. So this is what I'm talking about when I'm saying stability. तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी या कम्युनिटी स्टेबिलिटी को हम लोग दो शब्द से समझ सकते हैं, एक रेजिलियंस है और एक रेजिस्टेंस है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी या कम्युनिटी स्टेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, आप कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं तो आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे, जो भी नेशनल पार्क आप मेंटेन कर रहे हैं वो जैसा है वैसा बना रहे हैं, तो स्टेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने बोला चार्ल्स एल्टन ने इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था और इसे हम लोग बोलते हैं डायनेस्टी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। चार्ल्स एल्टन ने ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे उनके हिसाब से आप देखिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर एवियन मलेरिया हैज़ कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज ऑन आइलैंड्स। आइलैंड्स आप जानते हैं स्पीशीज पुअर इकोसिस्टम्स होते हैं, तो बहुत जल्दी अनस्टेबल हो गए, मलेरियल स्पीशीज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड करी और इट कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल द स्पीशीज। इसी तरह अगर आप मैनमेड इकोसिस्टम्स की बात कर लें, फार्मलैंड ले लें, क्रॉपलैंड्स ले लें, अगर आप देखिए वहाँ पे पेस्ट आउटब्रेक ज़्यादा होता है कंपेयर टू द नॉर्मल इकोसिस्टम्स। तो पेस्ट आउटब्रेक वहाँ पे क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दे आर स्पीशीज पुअर इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन, ही प्रपोज्ड, ही आर्ग्यूड फॉर हिज हाइपोथेसिस ऑफ डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी। लाइक बात यहीं पे नहीं रुकी, देयर वर अदर इकोलॉजिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, लाइक देयर वाज डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी जो तकरीबन 11 साल लंबी थी और तकरीबन उन्होंने 207 नेचुरल ग्रासलैंड प्लॉट्स की स्टडी करी। और इस प्लांट्स में उनने क्या, इन प्लॉट्स में उनने हर प्लांट स्पीशीज़ का, जितने भी प्लांट स्पीशीज़ थी, उनका एवरेज बायोमास हर ईयर चेक किया इन ईच प्लॉट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और उससे एवरेज बायोमास उन्हें निकाल लिया, ठीक है। फिर हर प्लांट का बायोमास, और उसके बाद किया सभी स्पीशीज़ का बायोमास निकाल लिया। तो इंडिविजुअल प्लांट का बायोमास, हर स्पीशीज़ का बायोमास, कम्युनिटी बायोमास, सब कुछ उन्हें कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आपके पास एवरी स्पीशीज़ का बायोमास, एवरी प्लांट का बायोमास भी है, और आपके पास टोटल कम्युनिटी बायोमास भी है। फिर उन्होंने उस चेंजेस ऑब्जर्व करे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्पीशीज़ रिच और स्पीशीज़ पुअर इकोसिस्टम में कैसे वेरी कर रहा है। तो देखिए, और उन्होंने इस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए क्या करा, उसके लिए उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कम, इसका मतलब वेरिएबिलिटी कम है, ठीक है। तो अगर आप इस नीचे वाले डायग्राम, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, इस वाले डायग्राम में प्लांट स्पीशीज़ के बायोमास की वैल्यूज़ ड्रॉ करी गई, कम्युनिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर प्लांट स्पीशीज़ बायोमास, और यहाँ पे एवरेज प्लांट स्पीशीज रिचनेस दिया है। तो आप देखें जो ज़्यादा रिच प्लॉट्स थे, आप देखिए ये लाइन कुछ इस तरह से तिरछी जा रही है, यानी इन वाले जो ज़्यादा रिच प्लॉट्स थे उनमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वेरिएशन की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेस स्पीशीज रिच प्लॉट्स। कब, जब हम लोग प्लांट स्पीशीज बायोमास की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट स्पीशीज़ की वेरिएबिलिटी, यानी उनकी डेथ, उनका अराइवल, ये ज़्यादा हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पे स्पीशीज़ रिच बायोमास कम्युनिटीज़ में, प्लॉट्स में, एज कम्पेयर टू द स्पीशीज़ पुअर प्लॉट्स। बट जब हम इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कम्युनिटी लेवल पे, सो व्हेन वी कंपेयर
ड्रॉ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर प्लांट कम्युनिटी बायोमास, उसकी वैल्यू हम ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए इट इज़ वेरी लो। आप देखिए लाइन कितनी तिरछी आ रही है। इस केस में जो स्पीशीज रिच प्लॉट हैं उनके केस में इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, जबकि जो स्पीशीज पुअर उनमें ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीशीज रिच प्लॉट हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। बात समझिए, उनमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फॉर प्लांट कम्युनिटी, यानी उनका बायोमास कम वेरी कर रहा है। टोटल कम्युनिटी बायोमास स्पीशीज रिच बायोमास में कम वेरी कर रहा है, स्पीशीज रिच प्लॉट्स में कम वेरी कर रहा है एज कंपेयर टू स्पीशीज पुअर प्लॉट्स। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट स्पीशीज रिच प्लॉट्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, जैसे आपके पास एक स्पीशीज रिच प्लॉट है। अब स्पीशीज रिच प्लॉट में नॉर्मली आप देखें तो जो मान लीजिए ड्रॉट के एग्जाम्पल लेकर हम एक्सप्लेन करें तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ड्रॉट सेंसिटिव स्पीशीज संख्या में ज़्यादा होंगी। ड्रॉट रेजिस्टेंट को अच्छी खासे फैसिलिटी वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस अवेलेबल है। बट सपोज कभी डिस्टर्बेंस हुआ, ड्रॉट पड़ा, तो उस ड्रॉट कंडीशंस में सेंसिटिव वाली तो मर जाएंगे। सेंसिटिव वाली मरी तो सेंसिटिव वाली की संख्या वेरी, एवरेज प्लांट बायोमास चेंज हुआ स्पीशीज रिच वाले में, बट दे विल बी रिप्लेस बाई ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज। तो भले ड्रॉट सेंसिटिव वाली खत्म हो गई, बट नाउ द नंबर्स ऑफ द ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज हैव इंक्रीज्ड, सो द टोटल कम्युनिटी बायोमास इज नॉट चेंजिंग मच. That is why the value of coefficient of variation for the whole community was less in case of species rich plots. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. और इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन किया एक कॉलेजिस्ट थे डैनियल टोक, उन्हें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया. मुझे नहीं पता आप लोग कितना शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. जैसे आप भी जानते हैं लोग शेयर में पैसे लगाते हैं, है ना, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं. तो जैसे मान लिया आपने किसी बहुत बड़ी कंपनी का शेयर बाई कर लिया, है ना, वो कंपनी का शेयर मालूम पड़ा, आपने हिस्ट्री उठा के देखी तो मालूम पड़ा पिछले साल भर में 500 का शेयर था, वो कीमत उसकी 1500 हो गई. सो यूर वेरी एक्साइटेड एंड आपने सब पैसा ला के अपना 2 लाख रुपए थे, आपने पूरा उस कंपनी के शेयर्स बाई कर लिए. भाग्य खराब था, कोरोना आ गया, कंपनी डूब गई, है ना. जो शेयर 500 का 1500 पे आपने खरीद लिया, 1500 था, आपने सोचा कि वो तो आगे 3000 का हो जाएगा जाके, वो मालूम पड़ा शेयर घट के आगे हो गया 200 रुपये का. तो 1500 का जो शेयर आपने 1500 के रेट पे जो शेयर में पैसा लगाया था वो आपका क्या बचा, 200 रुपये पर शेयर. आप तो बर्बाद हो गए. बात समझ में आई. तो जो प्रूडेंट इन्वेस्टर होता है वो कभी ऐसे नहीं करता है. प्रूडेंट इन्वेस्टर क्या करेगा, वो क्या करता है कि वो थोड़ा पैसा कई कंपनीज में लगाएगा, अलग अलग कंपनीज में, है ना. तो थोड़ा उसने उस वाली कंपनी में लिया, थोड़ा किसी और में लगाया, थोड़ा किसी और में लगाया. तो मान लीजिए एक आध कंपनी डूब भी गई अगर, तो कुछ तो जैसे मान लिया आपने कुछ फार्मा में लगाया था, कुछ आपने रिलायंस में लगाया था, कुछ आपने अमेजन में लगाया था, और कुछ आपने मान लीजिए बिग बाजार में लगाया, तो बिग बाजार डूब गया. लेकिन बाकी में तो 3 में आपको प्रॉफिट, और फार्मा तो बहुत फायदे में गए. ठीक है, तो इसको आप इक्वेट करिए जरा कम्युनिटी सर्विस स्पीशीज रिचनेस के साथ. जो ज़्यादा स्पीशीज रिच कम्युनिटीज़ होंगी तो उनमें अगर 1-2 स्पीशीज़ की डेथ भी हो रही है डिस्टर्बेंस की वजह से, ओवरऑल कम्युनिटी सर्वाइव करती रहेगी. लेकिन अगर स्पीशीज पुअर प्लॉट, आपने स्पीशीज पुअर कम्युनिटी ली है, तो वो 1-2 स्पीशीज भी मरी तो वो कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. तो आप इस तरह समझ सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं, डैनियल टोक ने कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इफेक्ट बोलते हैं, इसका पोर्टफोलियो इफेक्ट, है ना. तो ऑल दीज थिंग्स दे एक्सप्लेन दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी. ठीक है. लास्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे एक्सप्लेन करनी, दैट इज डाइवर्सिटी पैटर्न थ्रू एजेस, कि कैसे डाइवर्सिटी चेंज हुई ओवर पीरियड ऑफ टाइम सिंस द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ. ठीक है, मैं बार बार आपसे बोलूँ, अगर आप फर्दर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, वैसे आई एम ट्राइंग टू इलेबोरेट एज मच एज पॉसिबल, बट इफ यू वांट टू रीड मोर ऑफ इट, यू कैन फॉलो माई बुक्स, यू कैन रीड थ्रू माई बुक्स. ओके, सो देखिए यहाँ पे वैसे तो आपको पता है कि अर्थ पे 5 बिग एक्सटिंक्शन इवेंट हैज़ टेकन प्लेस. मैं उनकी बात नहीं करूँ, मैं 3 मेजर इवेंट की बात करूँगा, क्योंकि डाइवर्सिटी के संदर्भ में ये 3 इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहली जिसको हम बोलते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन. कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ, आप जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, कि यहाँ तक अगर हम लोग डाइवर्सिटी पैटर्न की बात करें तो आप देखिए शुरुआत में स्पीशीज़ रिचनेस बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, बट इस पॉइंट के बाद देयर इज सडन इंक्रीज इन स्पीशीज़ रिचनेस. सो दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज नोन एज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, क्योंकि इस पॉइंट के बाद स्पीशीज़ रिचनेस अर्थ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई थी.
सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि स्पीशीज रिचनेस इतनी तेजी से क्यों इंक्रीज करी, ठीक है, ये हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो इसके कई हाइपोथेसिस प्रपोज करी गई हैं, लाइक देयर इज़ वन हाइपोथेसिस व्हिच वाज गिवन बाय बर्कनर एंड मार्शल, ठीक है, कि ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्यों हुआ। बर्कनर एंड मार्शल के हिसाब से व्हाट दे वर ऑफ ओपिनियन, उनके हिसाब से कि दिस वाज द टाइम, कैम्ब्रियन के समय तक अर्थ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं थी, इनफ ऑक्सीजन नहीं थी तो ओजोन लेयर नहीं थी, और आप भी जानते हो ओजोन लेयर का रोल क्या होता है। तो उनका कहना था ये जो टाइम लगा इतना समय और उसके बाद फिर स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हुई कि इस समय तक, कैम्ब्रियन के टाइम तक इतनी ऑक्सीजन प्लैनेट अर्थ पे कलेक्ट हो गई थी विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। और जब ओजोन लेयर बन गई तो आप जानते हैं ओजोन लेयर के बनने से हार्मफुल यूवी रेस फिल्टर आउट हो गई, वो अर्थ पे नहीं पहुंच रही थी, जो अभी तक अर्थ पे पहुंच के म्यूटेजेनेसिस कॉज कर रही थी विच वर लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटीरियल। So because now they were being filtered out, the genetic material became more stable. So there was opportunity for diversification to occur, more new genetic recombinations to form, and that is why species richness increased at a very fast rate. And there are paleoclimatic evidences which do show कि इस समय के बाद there was sudden increase in oxygen content इस समय तक. So this is what one explanation is. Other explanation was given by Stanley, which is more of ecological explanation. He said this was the time when herbivorous protist, predatory form of herbivorous protist had come into scene, and this predatory pressure caused diversification of a species. Okay, and third explanation was given by Sapkowski, and it was like इनका कहना था कि जो species richness है वो basically it follows a kind of logistic curve. तो उनका कहना था कि दिस मस्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू दिस एक्सपोनेंशियल फेज। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका, आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्मियन क्राइसिस, हाउ दिस पर्मियन क्राइसिस अकर्ड। देखिए पर्मियन क्राइसिस के ऊपर बहुत पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस कलेक्ट करी गई, और you cannot attribute this Permian crisis to single event. First thing you need to understand, Earth की history पे this was the time when maximum extinction had taken place. Maximum, about 90% of the species which was present at that time had become extinct on Earth during Permian crisis. And there are वेरियस एक्सप्लेनेशंस, लाइक पहला एक्सप्लेनेशन है क्यों का परमानेंट क्राइसिस हुआ कि उस समय बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, लाइक साइबेरियन ट्रैप्स जो आज आप देखते हैं, दे वर फॉर्म ड्यूरिंग दैट वॉल्केनिक लावा जो निकला था वॉल्केनिक इरप्शंस में, एंड दिस वॉल्केनिक इरप्शन कॉज रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान से सुनिएगा, इस वॉल्केनिक इरप्शंस के वजह से बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हुई विच लेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बोथ atmosphere as well as oceanic water. And you know, this increased CO2 and higher temperature caused acidification of the oceans. So these oceans, उनमें oxygen बची नहीं, they became acidified. So most of the species which were living in those oceans, they died because of suffocation. And you saw इतना temperature. दूसरा जो इतना dust वस्ट निकला उससे जो सनलाइट थी वो अर्थ पे नहीं पहुंच रही थी, तो सनलाइट अर्थ पे जैसे क्रिटेशियस के समय में हुआ था, डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के समय, उसकी वजह से भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी खत्म हो गई, वो भी एक रीज़न था। तीसरा रीज़न था कि दिस वाज द टाइम व्हेन द पैंजिया हैड फॉर्म्ड, है ना, सिंगल बिगर सुपर कॉन्टिनेंट, और इस पैंजिया के फॉर्मेशन की वजह से जो बीच बीच में जितने भी ओशंस थे वो सब खत्म हो गए। और आप भी जानते हो ओशन की जो मेन प्रोडक्टिविटी होती है, मेन ऑक्सीजन प्रोडक्शन, मेन न्यूट्रिएंट, मेन सब कुछ वो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में। तो जब ओशंस खत्म हुए, सुपर कॉन्टिनेंट बना, तो वो सब शैलो एरिया, शैलो शीज भी खत्म हो गए, तो उसका इम्पैक्ट भी हुआ। सो देयर आर वेरियस एक्सप्लेनेशंस व्हिच ऑल टुगेदर एक्सप्लेन व्हाई दिस ह्यूज एक्सटिंक्शन अकर्ड ड्यूरिंग पर्मियन टाइम्स। एंड द थर्ड मेजर इवेंट इन टर्म्स ऑफ पैटर्न जो चेंज हुआ डाइवर्सिटी का, उसमें है केटी एक्सटिंक्शन विच इज़ नोन एज लेट क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन। एंड दैट वॉज वेरी, आपने तो खूब मूवीज़ भी इस पर देख ली हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो अगेन वेरी सरप्राइजिंग, हाउ कुड ए स्पीशीज विच डोमिनेटेड द अर्थ फॉर अबाउट 60 मिलियन ईयर्स कुड बिकम एक्सटिंक्ट इन जस्ट ए स्निप ऑफ फिंगर, है ना। आप देखिए ह्यूमन बींग्स अभी 1 लाख साल पुराने भी नहीं हुए हैं, और 60 मिलियन ईयर्स तक दे डोमिनेटेड अर्थ एंड देन दे बिकेम एक्सटिंक्ट।
And you know, the most acceptable explanation for their sudden demise was meteoric impact. It is said, and you know, these dinosaurs were reptiles. Reptiles are cold-blooded. So it is said because of this meteoric impact, first the death was huge loss of life was caused because of this impact, which created energy equivalent to thousands and lakhs of nuclear explosions. And moreover, the kind of dust and everything which came into atmosphere that did not allow sunlight to reach Earth's surface, which led to global cooling. And this global cooling के समय these cold-blooded animals they became lethargic, है ना, उनका metabolic rate decrease कर गया. और आप समझ सकते हैं कि this was the time when shoe-like mammals had come into scene. So these mammals, they start feeding on the eggs of these dinosaurs, these reptiles, and they speeded up the extinction of these species. So this is what the most acceptable explanation of this late Cretaceous extinction is. So I have tried to explain quite a few concepts in these 2 lectures on biodiversity. I hope you enjoyed watching them. मैंने काफ़ी कुछ आपको नया भी बताया है. I am pretty sure you would have enjoyed watching it. आपको समझ में भी आया होगा. And I hope this topic is now over. नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा, कुछ और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलते हैं. मैं कोशिश ऐसे टॉपिक्स कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बड़ा मुश्किल है, इतने सारे वीडियोस पड़े हैं. मैं नहीं बोलूँगा सब वीडियोस अच्छे हैं, कुछ वीडियो में बहुत कुछ गलत बताया जाता है. और इस समय कोरोना के समय तो आप देखिए कि एनीबडी इज़ मेकिंग वीडियोज़ एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एक्चुअली जो ट्रू स्टूडेंट उनके लिए बड़ा मुश्किल है डिफ्रेंशिएट कर पाना कि किन पे ट्रस्ट करें. मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी मालूम पड़ा कहीं से भी अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को पकड़ा, उनसे वीडियोस बनवाना शुरू कर दिया है. एंड यू नो द क्वालिटी ऑफ दोज वीडियोस इज़ नॉट दैट गुड. तो उससे बजाय आपको मदद मिलने का आपका नुकसान भी हो सकता है. तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए. जब भी कोई वीडियो वॉच करिए, कोई टीचर पकड़िए तो थोड़ा सा प्रोफाइल का स्टडी कर लीजिए. ठीक है, किसी ने खुद क्वालिफाई किया है, दैट डजंट मेक हिम अ बेटर टीचर. टीचिंग इज़ एन एक्सपीरियंस जॉब दैट नीड्स लॉट ऑफ नॉलेज, lot of studies, lot of experience. I hope मैंने जस्टिस किया इस टॉपिक के साथ. नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर सकें. और बहुत जल्द मैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ. बाय.